26/11/2008 अचानक से बॉम्ब स्पॉट होता है। मैं देख रही हूँ लोगों को भागते हुए, गिर रहे। हम भागने की कोशिश करते, वैसे ही एक गोली आके मेरे राइट पैर में लगती है। मतलब बच्चे बड़े बूढ़े जो सामने आ रहा था वो सबको गोलियों से। इंजॉय कर रहा है, वो खुश होकर उस चीज को, मोमेंट को मार रहा है लोगों को। आप उस समय कहाँ पर थी जब ये हादसा हुआ? तब मैं CST में थी। देविका, आपने मुझे कहा कि आपने कसाब को देखा था, राइट? गोली लगने के टाइम पे मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। कोर्ट रूम में थी, आपने पहली बार गवाही दी, तो आपकी गवाही को वैलिड माना गया? मेरी गवाही की वजह से कसाब को फांसी हुई, क्योंकि उस केस में मैं कम उम्र की पहली गवाह बनी थी। प्लस मैं विटनेस एंड विक्टिम में आती हूँ। लेकिन आपने जो बहादुरी दिखाई है वो सच में बहुत अलग है, और उसको जितनी बार भी अप्रिशिएट किया जाए, सम्मान दिया जाए, वो काम है। थैंक यू मैम। हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं इशिका चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल देसी चौधरी पर। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं। जब भी बहादुर या हिम्मत दिखाने की बात आती है, हिंदुस्तान की बेटियां कभी पीछे नहीं रहीं, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। और आज भी हमारे साथ हिंदुस्तान की एक ऐसी बहादुर बेटी है जिसने वो कर दिखाया जो करने की हिम्मत शायद बड़े बड़े लोग भी ना कर पाएँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 लाइन कहना चाहती हूँ औरत के बारे में, कि औरत हर बाजी जीत ले अगर वो ठान ले, दुनिया उसे क्या रोकेगी अगर वो हौसलों से उड़ान ले। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ आज एक ऐसे ही हिंदुस्तान की बहादुर बेटी से। हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो 26/11 में इकलौती चश्मदीद गवाह थी जिसकी वजह से अजमल कसाब को फांसी की सज़ा हुई। उस बेटी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हम उनसे जानना चाहेंगे कि देश ने उनके लिए क्या किया। तो आइए बिना देर किए मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। हिंदुस्तान की बहादुर बेटी देविका, कैसी हैं आप? जी बेटी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। देविका, जैसा मैंने इंट्रो में लोगों को बताया है कि आपने बहुत बहादुरी दिखाई है, लेकिन हम ये सारी चीज़ें आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, आपके बचपन के बारे में, आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के बारे में। मेरे बारे में जानने के लिए तो काफ़ी चीज़ें अलग ही है। जैसे कि बचपन पहला तो बहुत ही अच्छा गया। छोटे थी, इनफैक्ट 26/11 के पहले की देविका बहुत नॉर्मल थी। जैसे जो बच्चे खेलते कूदते हैं, उसे दुनिया से कुछ इतना लेन देन नहीं, ना ही उसे दुनियादारी को समझती। एंड जब एक हादसा हुआ लाइफ में, इतना बड़ा हादसा था वो 26/11/2008 की वो रात। उसके बाद वो जो एक बच्ची थी, या वो जो बचपना था ना, वो गायब सा हो गया। मतलब वो बच्ची उस टाइम कब बड़ी हो गई, कब उसने वो दुनिया सीख गई, वो पता ही नहीं चला मुझे भी। कि एक गोली लगना, मेरे सामने लोगों को मरते हुए देखना, आतंकवादी को देखना, और लाइफ में इतना कुछ सब कुछ फेस करना, शायद उस बचपन में उसने कभी सोचा नहीं होगा, बट वो करते आई। एंड इनफैक्ट अब तक करते आ रही हूँ मैं। देविका, आपकी उस समय उम्र क्या रही होगी? जब मुझे गोली लगी तब मैं 9 साल 11 महीने की थी। तो आप उस समय कहाँ पर थी जब ये हादसा हुआ? तब मैं CST में थी। मैं पूना जाने वाली थी बड़े भाई को मिलने के लिए। मैं, मेरे पापा, मैं और मेरे भाई, हम तीनों बैंड्रा से CST गए थे। CST में 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे हैं। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया है। पापा बोले तू टॉयलेट जाके आ जा, हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, अचानक से बॉम्ब स्पॉट होता है और गोली फायरिंग होने लगती है। लोग भागने लगते हैं। मैं देख रही हूँ लोगों को भागते हुए, गिर रहे। किसी के हाथ में गोली लग रही है, तो किसी के पैर में, तो किसी के सर पर। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पापा ने कहा कि बेटा यहाँ से भागो, कुछ तो गलत हो रहा है, चलो। हम भागने की कोशिश करते, वैसे ही एक गोली आके मेरे राइट पैर में लगती है। मैं गिर जाती हूँ। गिरने के पहले, गोली लगने के टाइम पे मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मैं क्वेश्चन मांगती कि आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। लोगों को देखती हूँ, गिर रहे, खून निकल रहा है सर से, हाथ से, पैर से। एक शख्स से, गनमैन है, छोटा सा बुटका सा हाइट है उसकी, और बड़ी सी गन है उसके हाथ में, और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। आखिर ये कौन है और क्यों मार रहा है? हमने ऐसा क्या किया है? उस शख्स के चेहरे पे कोई डर नहीं,
कुछ ये नहीं है, ऐसा लग रहा था कि उसे गोली मारते हुए वो इंजॉय कर रहा है, वो खुश होकर उस चीज़ को, मोमेंट को मार रहा है लोगों को। वो देख के मैं डर गई। सॉरी टू गोली, इंटरप्ट यू यस देविका, वो 9 साल की देविका को समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है? यस मैम, क्योंकि बचपन हमारा ऐसा होता है ना कि अगर आपको किसी ने एक थप्पड़ मार दिया होता है ना, हम वो याद रखते हैं। शायद कुछ अच्छी मोमेंट हम कभी कभी भूल जाते हैं, बट कुछ बुरी चीज़ आपके साथ ऐसी होती है ना, आप वो नहीं भूल पाते हो कभी। और उस उम्र में मेरे साथ इतना बड़ा होना, मैं उस टाइम नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं उस स्टेशन पे मैं एक अकेली इंसान थी। काफ़ी लोग थे, मेरे पापा ने खुद दोनों आतंकवादी को देखा, मेरे पापा ने भी वो सब कुछ फेस किया, मेरे भाई मुझसे कुछ बिछड़ चुके थे। उन लोगों ने भी, काफ़ी लोगों को गोली लगी, काफ़ी लोग ऑफ हुए, वहाँ काफ़ी लोग शहीद हुए। उन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें फेस की, बट वो एक जो छोटी सी मैं बच्ची के रूप में उस चीज़ को मैं देखती हूँ, आज भी याद करती हूँ, तो वो बहुत दर्द होता है। वो मोमेंट मेरे लिए मैं कभी नहीं भूल सकती। वो रात इतनी काली रात है मेरी लाइफ की, मैं हर पल हर एक सेकंड याद रखती हूँ। अगर मैं पूछ लेते 26/11 तो लोगों को लगता है कि देविका तब बताती है जब उसे पूछते हैं, बट ऐसा नहीं है। देविका वो हर दिन हर साथ वो जख्म के साथ वो जीती है, उठते बैठते उसे वो जख्म दिखता है, तो उस घाव को देख के मुझे हर टाइम वो सेकंड याद आती है। तो मेरे लिए भूलना उस टाइम क्या आज भी मुमकिन नहीं है, हमेशा वो याद रहेगा। और मेरे नज़रिया से ऐसा है कि अगर मैं वो भूल गई तो मैंने आतंकवाद को माफ़ कर दिया, जो कि मैं गलती से भी नहीं करना चाहती हूँ। सो ये चीज़ मैं हमेशा याद रखूँगी। शायद ये यादें मेरी तब जाएगी जब मैं इस दुनिया से चले जाऊँगी। देविका, आपने मुझे कहा कि आपने कसाब को देखा था, राइट? जी। तो आपको जब गोली लग गई थी उसके बाद आपकी नज़र कसाब पे पड़ी थी, या जब आप नॉर्मल खड़ी, जब तक आपको गोली नहीं लगी थी आपने कसाब को तब देखा था? मुझे गोली लगने के टाइम पे ही मैंने कसाब को देखा था। मैं जिस दिशा में मेरे पापा के साथ भाग रही थी, आतंकवादी कसाब अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था, मैंने उसे तभी देख लिया था। उतने में ही 1 सेकंड में आके मुझे गोली लगी है। अब वो पल ऐसा था गोली लगने का कि आपको वो समझ में मुझे नहीं आ रहा था कि मैंने उसी टाइम पे उसको देखा है या उसके बाद, बट मैंने जो शख्स को देखा था तब तक मेरे पैर में चोट लग चुकी थी। मतलब सब कुछ ब्लैंक हो चुका था? यस, क्योंकि गोली लगने के बाद मैं गिर गई और मैं बेहोश हो गई थी। सो उसके पहले जो भी सारा मोमेंट देखा था वो मुझे याद था। देन उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंची, वो सारी चीज़ें भी मुझे याद थी। तो देविका, कसाब कैसा दिख रहा था उस टाइम पे? उसकी हाइट, पर्सनैलिटी, या उसके पास कितने हथियार थे? आपने क्या क्या देखा उस टाइम पे, अगर आप बता पाओ? क्योंकि मैंने एक शख्स को देखती हूँ जो बुटका सरी का है, जिसके चेहरे पे कोई डर नहीं है, ऐसा लग रहा है उससे खुशी मिल रही है हम लोगों को मार के, वो इंजॉय कर रहा है उस मोमेंट को। उसके हाथ में बड़ी सी गन थी और वो बस अंधाधुंध गोली फायरिंग किए जा रहा था। मैं पूरी और डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ चीज़ बिल्कुल, के मैं लिए। समझ सकती हूँ कि आप 9 साल की छोटी बच्ची हैं, और 9 साल की बच्ची के लिए जितना जानना, जितना वो याद रख सकती है, आप पूरी कोशिश कर रही हैं बताने की। राइट, बस वो चेहरा आज भी मुझे याद है, वो मैं नहीं कभी भूल सकती। आप उस टाइम बहुत डर गई होंगी। जब मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि वो सब कुछ देखना, खून निकलते हुए देखना, एक शख्स को देखना जिसके हाथ में बड़ी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है, वो मार रहा है, और सामने बड़े छोटे बच्चे लोगों को गिरते हुए देखना, कहीं लाशों पड़ी हुई है, उनमें से हम भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ऐसे भाग रहे हैं कि खुद की भी जान की फिक्र नहीं है और दूसरों की भी नहीं है, दूसरों को धक्का दे दे के ऐसे भाग रहे कि पहले हम हैं। तो वो खुद को भी चोट दे रहे थे और आगे वाले को भी। उस टाइम सभी का ऐसा रहता है कि अपनी जान बचाना इम्पोर्टेंट होती है। कुछ लोग किसी की हेल्प भी कर रहे थे और कुछ नहीं भी कर पा रहे थे। मतलब बच्चे, बड़े, बूढ़े, जो सामने आ रहा था वो सबको गोलियों से, सबको मार रहे थे, सभी को। वो किसी को देख नहीं रहे थे कि वो लड़की है, लड़का है, बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई भी हो, अंधाधुंध बस गोली फायरिंग करते जा रहा था। ऐसा लग रहा था हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है, वो इंजॉय कर रहा है उस मोमेंट को, और हम लोग वो दर्द में जी रहे थे। आप जब ये सब कुछ बता रही हैं देविका, ट्रस्ट में मेरे गूज़बम्स आ गए हैं। ये सुनने में अगर इतना भयानक है तो ये देखने में कितना भयानक होगा। बहुत ही था मैम, उस काली रात को मैं आज भी नहीं भुला पाई हूँ। बिल्कुल, पूरा और हिंदुस्तान नहीं भुला सकता, कभी नहीं भुला कोई नहीं पाया। भुला सकता। इनफैक्ट मैम, हिंदुस्तान तो कभी नहीं भुला पाएगा, बट जिसके घर में बीतती है, जिसे जो दर्द होता है ना, वो इंसान तो चाह के कभी नहीं भुला सकता है। लोग कहते हैं कभी कभी कि कुछ बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, बट कुछ बुरी बात ही आपको कभी कभी इतनी हिम्मत देती है जो आप देश के लिए कुछ कर सकते हो। देविका, जब आपको गोली लगी तो मैं समझ सकती हूँ, आई मीन शायद मैं नहीं समझ सकती हूँ, लेकिन वो दर्द जो होगा वो बर्दाश्त के बाहर होगा। तो फिर जब आपको गोली लगी उसके बाद आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया?
मुझे हॉस्पिटल मेरे पापा, वहाँ के ऑफ़िसर एंड टीसी ऑफ़िसर ने मिलके मुझे हॉस्पिटल पहुँचाए गए थे। ये बात मुझे मेरे पापा ने बताई क्योंकि मैं तो बेहोश थी। जब मुझे सेंट जॉर्ज में होश आया तो डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे थे, किसी को बेहोश कर पा रहे और किसी को नहीं, क्योंकि पेशेंट काफ़ी थे, वहाँ लोग बहुत आए थे और डॉक्टर भी कुछ कर नहीं सकते थे। एक पेशेंट को ओपीडी में अंदर लिया तो दूसरा फिर से लेना, वो टाँका देना, मेरे सामने डॉक्टर ने रखा है, पेशेंट को उसे टाँका मार रहे, कट कर रहे, गोली निकाल रहे। वो देख के मैं और डर गई, घबरा गई, फिर मैं तो रोने लग गई थी तभी। मेरे भाई भी हमें मिले वहीं सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में, काफ़ी टाइम बाद मिले हमें। अच्छा, आप थैंक अलग गॉड। अलग हो गए थे? हाँ, भाई मुझसे बिछड़ चुके थे, मेरे पापा ही सिर्फ मेरे साथ थे। जब मुझे गोली लगी थी तो मेरे पापा ने मुझे ये भी बताया था कि स्टेशन पे जब मैं गिर गई थी, बेहोश हो चुकी थी, तो पापा मेरे ऊपर गिर गए थे। उन्होंने वो एक एक्टिंग किया आपको था बचाने तभी, के लिए? हाँ, मुझे भी बचाने के लिए और उनकी खुद की जान के लिए। और वो मुझे छोड़ के नहीं भाग सकते थे क्योंकि मैं उनकी डॉटर हूँ, तो उनका ऐसा था भले मेरी बेटी को लगा है पर मैं इसके साथ ही रहूँगा। फादर तो फिगर वो ही मेरे ऐसा। पापा मेरे साथ ही रहे। फिर बाद में पापा जब आतंकवादी निकल गए तब पापा ने हाथ ऊपर किया, वहाँ पर जो ऑफिसर आए थे लोगों को बचा रहे थे, जो घायल थे उनको उठा के लेके जा रहे थे, तब पापा ने हाथ ऊपर किया। तो आज उनके वजह से एक बोलना चाहती हूँ कि मेरी जान भी बची है। चाहे एक क्या, शायद उस टाइम मुझे और भी गोली लग सकती थी। अगर पापा मुझे तभी लेके और भागने की कोशिश करते, अगर वो ये चीज़ नहीं करते तो शायद ना ही वो इस दुनिया में होते, ना ही मैं इस दुनिया में होती। तो थैंक गॉड कि तब मैं बच तो गई हूँ और अब तक लड़ रही हूँ, ये चीज़ है। हॉस्पिटल में फिर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, वहाँ पर काफ़ी पेशेंट थे, डॉक्टर ऐसा ऑपरेशन कर रहे थे, मैं देख के तो और डर गई, घबरा गई। फिर वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल करीबन मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया, मेरे पैर से गोली निकाली गई और मेरे पैर में बड़ा सा रॉड लगाया हुआ था। और ये सब करीबन कुछ 9 साल की 9 बच्ची के साल साथ की, हो रहा था? जी। जब मुझे हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी तब मैं 10 साल की हो चुकी थी तभी पूरी, क्योंकि 26 नवंबर मुझे गोली लगती है और 27 दिसंबर मेरा बर्थ डेट आता है। सो इन दोनों में सिर्फ 1 महीना 1 दिन का फ़र्क आता है, इसलिए मैं 9 साल 11 महीने की थी उस टाइम पे, मैं कहती हूँ। वो सारी चीज़ें मतलब जो हॉस्पिटल का होता है वो सभी चीज़ें फेस किया। उसी बीच में एक इंसिडेंट हो गया, मेरे जो भाई मेरे साथ रहते थे, जयेश और मेरे पापा, तो जयेश लोगों की हेल्प करते थे। डॉक्टर जैसे मेरे साथ ही रहते थे, डॉक्टर बोले जयेश आप ऐसे ही बैठे रहते हो तो लोगों की मलहम पट्टी कर दिया करो। तो वो पेशेंट की फैमिली को ही बोल देते थे हाँ, कि कि आप आप कर अच्छा। दीजिए। और भाई मेरे ऐसे थे कि वो एक्टिव थे सभी चीज़ों में करने के लिए। सो वो एक अच्छी चीज़ थी, हेल्पफुल थी कि किसी की आप हेल्प कर रहे हो तो वो कोई बुरी चीज़ नहीं थी। सो उस कारण उन्होंने पहले मेरा किया, फिर कुछ दिनों में दूसरे पेशेंट बोलने लगे कि जयेश अपनी सिस्टर का ही करता है, हमारा क्यों नहीं करता है। तो फिर उन्होंने दूसरों का भी किया, तो किसी का बीमारी थी और वो जो दवाई का था वो रिएक्शन भाई को हो गया। सो उस वजह से उनको वो रिएक्शन हो गया। तो पहले एक गले में गांठ हुआ था भाई का, पूरा गला इतना सूजा हुआ था। देन उसका ऑपरेशन किया, वो ठीक हुआ। फिर बैकबोन के रीढ़ की हड्डी पे उनको इन्फेक्ट हुआ, तो वो उनकी पूरी आज वो बैंड हो चुके हैं, आज हैंडीकैप है भाई आधे। तो मतलब आज अगर आप उनको देखोगे मुझसे 4 साल बड़े, बट ऐसा लगेगा कि नहीं वो मुझसे छोटे हैं। आज उनकी लाइफ भी 26/11 के बाद पूरी चेंज हो गई है। सो एक वो कहा एकदम फिट इंसान थे, अब वो एकदम ऐसे हो गए हैं। सो ये तकलीफ़ें देखते आए हम अभी भी। हमारे लिए उस टाइम भाई को भी नहीं पता था कि वो इस सब चीज़ से उनको कभी कुछ ऐसा गुजरना पड़ेगा। वो तो एक हेल्प कर रहे थे, ना ही कि डॉक्टर को पता था कि ऐसा कुछ इन्हें हेल्प करने के लिए बोलेंगे, तो हम उनकी भी गलती नहीं निकाल सकते, ना ही ये। शायद वो तभी एक बोलते कोइंसिडेंटली या किस्मत में थी तो वो चीज़ हो गई। तो देविका, वहाँ जो पेशेंट थे वो सब 26/11 वाले ही थे? काफ़ी पेशेंट 26/11 वाले ही थे और बाकी दूसरे पेशेंट्स भी थे। तो मैं लेडीज़ वार्ड में थी, वहाँ तो काफ़ी लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 26/11 वाले थे, दूसरे भी थे। ओके। तो आपका ये ट्रीटमेंट कितने समय तक चला और फिर आप प्रॉपर कब चल पाई? कितने दिन तक आपको सहारा लेना पड़ा? हॉस्पिटल में तो मैं करीबन 1.5 महीने तक एडमिट थी और बैसाखी से मैं 2 साल तक चली, 1.5-2 साल तक। और मैंने तो शायद सोची भी नहीं थी कि कभी मैं अपने पैरों पे खड़े हो पाऊँगी। तो मेरे पापा का, मेरी मम्मी, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो और भगवान का और सभी लोगों का, पूरे तो देश का तो आशीर्वाद। इस वजह से मैं बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो गई एंड इनफैक्ट अब मैं चलती हूँ। बट पेन अभी भी होता है, मुझे काफ़ी दर्द होता है, पैर में सूजन आ जाती है, कभी पैर एकदम से अकड़ जाता है, दुखने लग जाता है, ठंडी में काफ़ी तकलीफ भी होती है, ज़्यादा रनिंग कर लेती हूँ तो उस वजह से भी होता है। तो दर्द अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है मुझे, पर चल रहा है अभी। मतलब ये कह सकते हैं कि उस एक इंसिडेंस की वजह से आपका पूरा चाइल्डहुड खराब हो गया? चेंज हो गया, क्योंकि वो जो बचपन था
वो खेलने की उम्र थी, वो मैं खेल नहीं पाई। जो हम मतलब 26/11 के पहले जो बचपन में मैंने खेली अपने फ्रेंड्स के साथ, तो 26/11 के बाद वो खेलना कूदना सब कुछ बंद हो चुका था। आज भी काफ़ी ऐसी इच्छा होती है कि मुझे ये चीज़ें खेलनी है, ये चीज़ें करनी है, पर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पैर की वजह। मैं साइकिलिंग अब भी नहीं कर सकती, मुझे अब भी इशू होती है। तो आज भी कुछ चीज़ों को मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि शायद वो मेरे लिए नहीं है। ठीक है, बट अब मैंने ये सोच लिया है, इसी के साथ मुझे जीना है और ये मेरी एक ताकत है, तो मैं इसके साथ चल रही हूँ। आई मस्ट टेल यू देविका, आप सच में बहुत बहादुर हैं। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की बेटियां बहादुरी दिखाने में पीछे नहीं हैं, Right. लेकिन आपने जो बहादुरी दिखाई है वो सच में बहुत अलग है, और उसको जितनी बार भी अप्रिशिएट किया जाए, सम्मान दिया जाए, वो कम है। थैंक यू मैम। क्योंकि जिस उम्र में बच्चियां गुड़ियां खेलती हैं या अपने दोस्तों के साथ छुपम छुपाई खेलती हैं, आपने उस उम्र में इतना सब कुछ फेस किया। तो देविका, फिर ये तो हम आपकी जर्नी जान चुके हैं कि आपने किस तरह से फिज़िकली सफ़र किया। इसके बाद आपकी लाइफ किस तरह से चेंज हो गई? लाइफ तो मैम काफ़ी तरीके से चेंज हो गई। एंड 26/11 के बाद जब मुझे डिस्चार्ज मिला गया हॉस्पिटल से, तब मैं हमारे राजस्थान गांव गई थी। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मेरे फैमिली को कुछ टाइम बाद कॉल आया कि आप कोर्ट में खड़े हो गए, हमने सुना आपका स्टेटमेंट में कि आप 26/11 के टाइम पे वहाँ थे, तो आपने आतंकवादी को देखा, आप आओगे? हमने बोला हम आने के लिए तैयार हैं। एक मिनट देविका, ये जो आपने कहा कि आपको कॉल आया, ये आपको कॉल कहाँ से आया? मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिसर से हमें कॉल आया था। उन्होंने कहा, पहले मेरे पापा का नंबर था, तो उस नंबर के बदले गांव में कॉल गया मेरे काकू को, बोले कि देविका के पिताजी का नंबर मिलेगा। तो बोले हाँ, तो मेरे पापा से बात किए, बोले आप कोर्ट में आने के लिए तैयार हो? हमने बोला हम तैयार हैं। फिर मेरे पापा और मैं 10 जून को दोनों ने जाके कोर्ट में गवाही दी थी। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, मेरे पापा ने वो स्टेटमेंट दिया, मैंने कसाब को देखा था, मैंने वो दिया। मेरे पापा ने भी कसाब को वहाँ पहचाना और मैंने भी। जब आप पहली बार कोर्ट गई थी तो आपके सामने कसाब खड़ा था? जी, मैं जब कोर्ट रूम पहुँची थी, मेरे सामने 3 शख्स को बैठाया गया था, उसमें से मुझे आतंकवादी कसाब को पहचानना था। फिर आप जब कोर्ट में गई तो उसके बाद क्या हुआ देविका? कोर्ट में गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई, मैंने पहचाना, मेरे पापा ने भी पहचाना। देन उसके बाद मैं निकली, लाइफ तो चेंज हो गई। उसके बाद काफ़ी धमकियाँ भी आई, बोले गए कि आप इस केस से हट जाओ, हमको मार देंगे, आके काट डालेंगे। काफ़ी चीज़ें भी हुआ इस चीज़ के लिए लेके। धमकियाँ आपको कहाँ से आई देविका? हैदराबाद और पाकिस्तान से। हैदराबाद, जो अपने इंडिया में हैदराबाद है, जी, वहाँ से? जी, वहाँ से कॉल करते थे, कॉल नंबर आता था एंड काफ़ी बोलते थे हम आपको मार देंगे, काट डालेंगे, आप बाहर आओ, आपको बताते, आप सोच नहीं सकते हम आपके साथ क्या करेंगे। मेरे पापा ने बोला जो तुझे करना है कर, मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं नहीं जाने वाला, ना ही इस केस से हटने वाला। काफ़ी लोगों का बर्ताव भी चेंज हो गया था। इनफैक्ट लोगों ने बात करना भी बंद कर दिया था। फैमिली मेम्बर जो हमारे खुद के रिश्तेदार थे, उन लोगों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था कि उन्हें ये डर था कि कसाब को तो मार दिया या कसाब पकड़ा गया है, बट उसके बाद जो आतंकवादी है उन लोग आ गए, तो वो लोग तुम्हें मानने आएंगे, हम क्यों मरें। तो बहुत टाइम गया। अब रिसेंटली हमारे फैमिली मेम्बर हमें इनवाइट करते हैं। इसके पहले तो हमें शादी या घर में कुछ भी फंक्शन होता तो हमें बुलाते तक नहीं थे। सो अब तो वो बुलाते, बातचीत करते। धीरे धीरे शायद उनमें भी समझ में आ गया है कि ये चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, बट लेट आया है पर चलते आया है। अभी भी काफ़ी बार ऐसे फेस करना पड़ता है लोगों हमें। का ऐसा ही है कि जिस तरफ की हवा होती है लोग उसी तरफ बहते चले जाते हैं। हैं। तो अब भी मैं चीज़ें फेस करती हूँ कभी कभी लोगों का बर्ताव से, कि उन्हें डर लगता है। इनफैक्ट लोगों ने तो मुझे काफ़ी नाम दिया, जैसे कि कसाब, और ये देख कसाब जा रही है। सो ऐसी चीज़ भी हुई है मेरे साथ। तो मतलब जो बचपन था ना वो पूरी चेंज हो गई। तो मैंने मतलब कभी सोचा नहीं था कि इन 15 सालों में मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो ये जो आपने बोला कि लोग कसाब बोलते हैं, ये मतलब इस तरह से बोलने का क्या? उन्हें मज़ा आती थी चिढ़ाने में। बहुत लोग ने कहा, लोग आज भी अगर आप किसी को पूछोगे वो 26/11 वाली, वो कसाब का घर किधर है, आपको लेके जाएंगे। ये चीज़ें भी हो गई हैं। मतलब काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ों के लिए कोई मस्ती में करता था या किसी का क्या था, बट बोलते ना कभी कभी हम इंसान नहीं सोचते कि आप मस्ती में आगे वाले को क्या बोल रहे हैं, उसे क्या लगता है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी हुई हमारे साथ। स्कूल लाइफ भी मेरी काफ़ी इशू चली। स्कूल में मुझे एडमिशन इसके नहीं बारे दे में, रहे थे। हाँ देविका, हम पहले इस लाइफ के बारे में बात करें। हम थोड़ा सा वापस पीछे जाएंगे, जहाँ पे आप जब कोर्ट रूम में थी, आपने पहली बार गवाही दी, तो आपकी गवाही को वैलिड माना गया। यस मैम। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ना क्लियर करिए कि जो अजमल कसाब था, उसको जो फांसी हुई वो आपकी वजह से हुई। जी आप इकलौती आई विटनेस थी, आपकी गवाही की वजह से ये हुआ है। हाँ जी, मेरी गवाही की वजह से हुआ, क्योंकि उस केस में मैं कम उम्र की पहली गवाह बनी थी
और मेरे घर से मेरे पापा भी विटनेस से, प्लस मैं विटनेस एंड विक्टिम में आती हूँ, सो इसलिए। तो वहाँ पे एग्जैक्टली आपने क्या बोला था उनको, जज साहब को, क्या आपने उस टाइम कहा? ओके, ठीक है। हम समझ सकते हैं कि देविका बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकती, बिल्कुल आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उतना ही बोलिए। जी तो देविका, आपको प्रशासन की तरफ से कॉल आया कि आप गवाह बन सकती हैं क्या, राइट? जी आप देश के लिए, प्रशासन के लिए आप कोर्ट में गई और आपने गवाही दी, राइट? आपको देश से ही कॉल आए, थ्रेड आया कि आप हट जाइए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस टाइम पे प्रशासन ने आपके लिए क्या किया? हमने जब धमकी आई हमें, तो हमने ऑफिसर को बताया था। सो उन्होंने उस चीज़ की छानबीन भी की, तो शायद मुझे नहीं लगा, उन्हें लगा नहीं शायद ऐसा कि हमें कुछ इस बारे में और बताना चाहिए, तो उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। हाँ, बट उन्होंने ये कहा कि बेटा आप डरो मत, और मेरे पापा को भी कहा कि भाई आप डरो मत, कुछ भी है हम आपके साथ ही है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं हमारे नियर बाय पुलिस स्टेशन नहीं है, तो वो टेंशन नहीं था और ना ही हमें कभी डर था। नहीं, लेकिन आपको सिक्योरिटी दी गई? नहीं, नहीं दी गई। और अगर ऐसा था कि हमारे मन में अगर हमें डर रहता तो हम इस केस में खड़े ही नहीं होते थे, और जब ये धमकी आई तो तभी भी हट सकते थे। तो ऐसा था कि लोग बोलेंगे तो डराने दो, मारना है तो मार के चले जाएंगे, आज नहीं तो कल मरना ही है, तो इन लोगों से डर के बैठना नहीं है, लड़ना है और लड़ते रहेंगे। तो मेरे पापा ने ये चीज़ तो मुझे सिखाई है तभी भी, और आज भी सिखाते हैं कि बेटा डराने वाले काफ़ी मिलेंगे, बट अगर आप सच्चे रास्ते पे हो तो काफ़ी लोग आपको तंग करेंगे, बट वो आपके ऊपर है आपको किसके साथ चलना और क्या करना है। बिल्कुल, कौन सा रास्ता आपको चुनना है। और रही बात मरने वाली, तो अगर आपकी मौत लिखी हुई होती तो वो कसाब की गोली से ही हो जाती। तभी ही चले जाती। तो ऐसा था कि अगर वो डर के बैठती, सो मेरा भी एक सपना ऐसा है कि मुझे ऑफिसर बनना है और अपने देश के लिए कुछ करना है। अगर मैं ही तभी बोलने लग जाऊँ नहीं 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 आप मुझे बचाओ, तो फिर ये हो जाएगी मैं क्या देश की रक्षा करूँगी, फिर मतलब मैं खुद ही को ही नहीं संभाल पा रही हूँ, तो मैं देश के लिए कैसे कुछ कर पाऊँगी। सो मुझे भी खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, मेरी फैमिली भी है मेरे साथ है, तो वो सरकार के हाथ में है कि वो मुझे कितनी सपोर्ट करना चाहती है और नहीं करना चाहती है। मेरी मेरी जो फ़र्ज़ है मैं मेरी पूरी फ़र्ज़ निभा रही हूँ, और जो बाकी उनकी है वो उनके ऊपर है। बिल्कुल। देविका, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो इतने स्ट्रॉन्ग बहादुर देविका हमारे सामने बैठी है, ये 26/11 के बाद बनी हुई देविका है या आप शुरू से ही इतनी ही स्ट्रॉन्ग, आई इतनी? थिंक सो मैं 26/11 के बाद बनी हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने कभी डरना सिखाया नहीं, और वो बोलते हैं ना कि बेटा बेटी में कभी उन्होंने फ़र्क किया नहीं, तो मुझे इतना ही रखा कि तू बेटी है मेरा नहीं, तू मेरा बेटा है, तो बेटे जैसे रहने का बिंदास। तो मैं वैसी ही थी, तो शायद इसलिए मैं तब गोली भी लगी उस रात को, तो मैं डरी, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं उस रात को नहीं डरी, बट उसके बाद जो हिम्मत आ गई वो बहुत अलग आई, क्योंकि वो एक ऐसा था हिम्मत कि अगर अब मैं डर के बैठ गई तो वो एक सहमी सी लड़की होती है ना कि बस रोते रहना है, डरते रहना है, तो वैसी हो जाऊंगी। अगर डट के सामना की तो इन लोगों को रुला के जाऊंगी। आपकी इस बहादुरी की वजह से कसाब जैसे इंसान को सजा हो गई है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। सिर्फ एक 9 साल की बच्ची ने इतनी हिम्मत दिखाई जो शायद बड़े बड़े लोग भी नहीं दिखा पाएंगे। देविका, उसके बाद अगर बात करें कि फिर आपकी लाइफ को नॉर्मल होते होते कितना समय लग गया और कब आपकी लाइफ नॉर्मल हुई? नॉर्मल आज भी नहीं हुई है। ओके। नॉर्मल लाइफ मेरे ख्याल से तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है 26/11 के बाद। नॉर्मल ज़िंदगी मैं नहीं जानती शायद नॉर्मल ज़िंदगी किसे कहते हैं या इस ज़िंदगी को किसे कहते हैं, बट मेरे लिए ये नॉर्मल भी है और नहीं भी है। तो लड़ते तो आई हूँ और शायद आगे भी लड़ रही हूँ और लड़ते रहूँगी। इस लड़ाई में आप अकेली नहीं हैं, हम पूरा देश आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। तो देविका, आपको फिर वापस स्कूल जाना ये सब आपका कितने समय के बाद शुरू हुआ? मेरा ये काफ़ी लेट हुआ, मे बी मेरी स्कूलिंग 2011, हाँ मे बी शायद 11 के आसपास हुई। मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे थे, स्कूल की मेरी मैडम ने कहा कि आप आओगी तो बम स्फोट होगा, गोली फायरिंग होगा। हमें कहा कि आप मर रही हो हमारी वजह से, हम हमारे दूसरे बच्चों को नहीं मार सकते। तब बुरा ये चीज़ का नहीं लगा कि मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे, बुरा इस चीज़ का लगा कि आप शिक्षक हो, आप गुरु हो, अगर आप हमें ये सब सिखाओगे तो कौन बच्चा एक ऑफिसर बनेगा, कौन बच्चा आगे अपने देश के लिए खड़ा हो गया आएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप वो मैसेज दे रहे हो कि आपको खड़े होकर सच नहीं बोलना नहीं है। बोलना चाहिए, मतलब वो मैम का ऐसा था कि आप अपनी जान डाल दो, मार दो, पर मैं दूसरे की नहीं मार सकती और आपकी वजह से मेरे बच्चे मर जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ मुझे तभी। देन हम स्कूल से नीचे आए, मेरे पापा को हमें धक्का भी दे दिया स्कूल से, ओह। आप लिख लिए जल्दी लिख लिए, आप हम आपको नहीं आप वो रखेंगे। स्कूल का नाम मेंशन करना चाहेंगी? उसी स्कूल से पढ़ी हूँ।
ओके। तो देन हम नीचे आए तो मीडिया वाले भी थे, फिर मीडिया वाले ने ये चीज़ें ली, फिर एबीपी अखिल भारतीय स्टूडेंट्स उन्होंने मेरे लिए लड़ा, उनके कारण मैं उसी स्कूल में 10वीं तक अपनी पूरी पढ़ाई की। एंड हमारी जो मैडम थी उन्होंने भी सॉरी कहा, और उन्होंने भी कहा बाद में, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। उसी स्कूल में मुझे काफ़ी प्यार भी मिला, लोग टीचर सर का सबके सपोर्ट मिला, बच्चों का भी सपोर्ट मिला मुझे, काफ़ी बच्चों ने भी मुझे साथ दिया। पहले दिन तो स्कूल में ऐसे लड़ाई भी हो रही थी, कौन सी बच्ची है, तो काफ़ी लोग ने किया, स्कूल में भी ऐसे चिढ़ाने भी लगते थे, अरे कसाब कसाब करके, तो ये चीज़ें भी हुई। बट स्कूल लाइफ मेरी काफ़ी अलग ही हुई। मेरी पढ़ाई भी 7th स्टैंडर्ड से हुई, मैंने डायरेक्टली 7th से पढ़ाई की और 10th तक वो स्कूल में पढ़ाई किया। मतलब ये बोल सकते हैं कि एक बच्ची पूरे देश के लिए खड़ी हो गई, लेकिन देश में उस बच्ची के लिए स्कूल में एडमिशन होने के लिए इतनी परेशानियां हो रही थी। मतलब पूरा देश मिलके एक बच्ची को एडमिशन नहीं दे रहा था। नहीं दे रहे थे, उन्हें डर था कि ये मर रही है तो हम क्यों मरें। लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि उन्हें अपनी जान प्यारी रहती है, दूसरों की नहीं। वो ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये जगह पे अगर उस स्कूल में कोई हीरो या हीरोइन के बच्चे आके पढ़ते ना, सबसे पहले एडमिशन तो उनको मिलता है प्राउड की बात हो ऑफ जाती वो। कोर्स। और हम जैसे लोग अगर अपने देश के लिए कुछ करते भी है, या जो लोग कर भी रहे हैं, उन लोगों को अगर आप बोल दो कि इनके लिए कुछ करो, तो नहीं करेंगे देविका, लोग। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। आपने जो कहा हम जैसे लोग, तो मैं बोलना चाहूँगी कि आपके जैसा कोई नहीं है। आपने जो हिम्मत दिखाई, जो बहादुरी दिखाई, सिर्फ एक छोटी 9 साल की बच्ची होने के बावजूद, वैसा कोई नहीं है देविका। आपके जैसा कोई नहीं है, आप सिर्फ अकेली ही ऐसी हैं। इस सब के बाद में देविका, आपको प्रशासन ने क्या कमिटमेंट किए, कितने पूरे किए, क्या वादे थे? मुझे वादे काफ़ी किए, कमिटमेंट तो बहुत आए कि बेटा हम आपके पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, बेटा हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, बेटा हम आपको घर देंगे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। बेटा को उस दिन याद करते, दूसरे दिन आप बेटा को फ़ोन कर दो, कौन बेटा, अरे 26 वाली, हाँ ठीक है हम देखते हैं। तीसरे दिन आप फ़ोन करो, फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, कौन हो आप, क्या काम है। ये तक लोगों का मैंने बर्ताव सुना है। जिस दिन आपसे काम है, जिस दिन आपसे मतलब है, उस दिन देविका दिख रही है, 26/11 वाली देविका है, हाँ देविका जी आइए, देविका आइए, देविका आइए। दूसरे दिन आप याद करो, ठीक है हम बिजी हैं हमारे वर्क में, करते करते आपके लिए कुछ नहीं, भूल गए। ये लाइफ का रूल्स है यहाँ पर, जब तक आप खुद के लिए मांगोगे नहीं, लड़ोगे नहीं ना, तो यहाँ आपको कोई कुछ नहीं देने वाला है। यहाँ देश के लिए अपनी जान भी दे दोगे ना, तो किसी को, मुझे नहीं लगता कभी कभी कोई फर्क पड़ती है। ऐसा हो गया, अरे तो इसने इसकी जान दी है, हमें क्या करना है। ये चीज़ें आज मुझे आप ही बता दीजिए, किसी आर्मी ऑफिसर के घर में जो शहीद हुआ है आर्मी ऑफिसर, उनके परिवार को लोग कितना जाके पूछते हैं, कौन याद करता है, कभी उनका सम्मान किया गया है। हीरो को सभी को मिलता है, मैं ऐसा नहीं कि किसी की कदर नहीं करती, हर इंसान की वैल्यू होती है, चाहे वो हीरो रहे, ऑफिसर रहे, कोई भी नाम इंसान क्यों ना हो। बट आप जो लोग करता है, उन लोगों के लिए आप क्यों नहीं खड़े होते हो। जिनकी वजह से आप सेफ हैं, जिनकी वजह से आप देश के अंदर रह के ये सब नेम फेम पा रहे हैं, तो सबसे पहले सम्मान का अधिकार उन्हीं का अधिकार है। होता है। और क्योंकि मैं खुद एक फैमिली बैकग्राउंड, मेरा जो फुल आर्मी बैकग्राउंड है, मेरे दादाजी से लेके मेरे ताऊ जी, पापा जी, मेरे भाई सब आर्मी में हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उनको सम्मान कभी दिया गया, मैंने नहीं देखा कि मेरी फैमिली में कभी किसी को स्पेशल फील कराया गया हो या कभी उनको कहीं इनवाइट किया गया हो। तो ऐसा नहीं होता आर्मी वालों के साथ। लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आज वो बड़े नेता हैं, एसी की गाड़ी में घूम रहे हैं, या किसी ने नेम फेम कमाया, तो वो उन्हीं आर्मी वालों की वजह से कमाया है। क्योंकि वो होली दिवाली अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपने माँ बाप सबको छोड़ के रात दिन वहाँ पड़े रहते हैं। राइट, आज अगर हम सो पा रहे तो उनके वजह से। बिल्कुल। हमने पूरी लाइफ, मैंने, मेरे भाई बहनों ने पूरी लाइफ हमने अपने फादर को मिस किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 30 साल आर्मी को दिए और वो 30 साल हमसे दूर थे। हमारा स्कूल हो, कॉलेज हो, या हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई हो, हमने सब कुछ अकेले फेस किया है। जो एक हमेशा हम ढूंढते हैं ना, एक फादर फिगर चाहिए चाहिए चाहिए, हमें कभी नहीं मिला। तो हमने स्टार्टिंग से इतना सफ़र किया है कि अच्छा बुरा गलत सही, लाइफ में कुछ भी हमने किया है ना, वो सारे डिसीजन हमारे खुद के थे, हमें कोई गाइडेंस नहीं थी। आज मैम यही कहनी हो गई ना कि आप आपके बिना फादर के आप इतने सब कुछ ही, अगर हम हमारे फादर के साथ हैं तो आपके फादर के वजह से, अगर वो वहाँ पर है तब तो हम हमारे फैमिली के साथ है ना। बट उन लोगों को अगर वो सम्मान नहीं मिलता है, तो फिर किस चीज़ का आप किसी दूसरों को सम्मान देते हो, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अगर आपको बढ़ावा करना ही है तो इन लोगों के लिए कीजिए।
अब ये कब ठीक होगा हमारे देश में, ये तो भगवान ही जाने। भगवान नहीं जानता, ये हम सब जानते हैं। इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें बोलना पड़ेगा। यहाँ लोगों का ऐसा है कि आप 2 दिन आवाज़ उठाओगे, तीसरे दिन आपकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। अगर आप सच बोलते हो ना तो हर किसी को बहुत कड़वी लगती है और कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। सिर्फ एक दिन याद रखता है, दूसरे दिन सब अपने अपने घर भूल जाते हैं, अपने लाइफ से मतलब रखना। आप ये कह सकती हैं कि लोगों में खुद तो सच बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर आपने सच बोलने की कोशिश की तो वो आपको भी दबाने के लिए आ जाएंगे। तो देविका, आपको गवर्नमेंट से क्या क्या मिला? फिर आपको उसको इजीली आपके घर तक पहुंचा दिया गया या आपको उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ी? क्या हुआ? गवर्नमेंट से मुझे इन 15 सालों में काफ़ी चीज़ के लिए जो भी मुझे मिली गई है, या जो मुझे अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए थी सही टाइम पे, वो तो कभी सही टाइम पे मिली नहीं। हर टाइम हमें लड़ना पड़ा। स्टार्टिंग में मुझे 3,26,000 की मदद मिली गई, जो शायद सभी को मिली गई थी जो विक्टिम थे। हाँ, 26/11 में। 26/11 के। एंड उसके बाद मुझे देवेंद्र फडणवीस सर से 10 लाख की मदद मिली गई थी जब मुझे बीमारी लगी थी। उस मदद के लिए भी मैंने मंत्रालय के 1.5 साल चक्कर खाई, जब जाके वो मुझे मिली। ओह। फिर कुछ टाइम बाद हमारे घर पे आए थे कुछ लोग कलेक्टर ऑफिस से। उन्होंने कहा था कि देविका बेटा आपके नाम पे घर अलॉट हुआ है। तो हमने बोला ठीक है। हमारे पेपर पे साइन वाइन लेके गए, मेरे पापा का। कुछ टाइम बाद उन्होंने एक नंबर दिया था, कुछ टाइम बाद उस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं। हमारी गलती ये हो गई थी, हमने उससे वो पेपर मांगा था तभी। तो उन्होंने बोला बेटा हम आपको थोड़े टाइम बाद आके देते हैं। उस टाइम पे कुछ मीडिया आके बैठी हुई थी घर पे, तो बोले कि ठीक है हम देंगे आपको। मीडिया के चक्कर में हमने भी बोला हाँ ठीक है कोई नहीं, मुझे इंटरव्यू देना था, ठीक है आप दे देंगे, भरोसा। अब मैंने हाँ। ऐसा सोचा नहीं कि हमारे साथ कुछ गलत करने वाले हो गए आगे। वो तो चले गए। कुछ टाइम बाद हम उनको 2-3 दिन बाद कांटेक्ट करते हैं, सॉरी रॉन्ग नंबर, कौन बात कर रहे हो, आपको किससे बात करनी है। ओह। तो ये चीज़ हो गई। उस चीज़ के लिए काफ़ी आवाज़ उठाया हमने, अभी तक उठा रहे थे। फिर हमने ये लॉकडाउन में पिटीशन फाइल किया कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में। मेरे एडवोकेट पहले उत्सव बेंस ने, फिर कुनिका लाल मैडम ने, उन्होंने मेरा केस लड़ा और फाइनली जाके मुझे उस केस में जीत मिली। मुझे भारत सरकार से घर मिला गया है। बट इन 15 सालों के मैंने हर जगह हर लोगों के सामने रोई हुई चीज़ के लिए कि मुझे बस घर दे दीजिए। मेरी कोई उनसे बड़ी मांग नहीं थी, बस इतनी सी थी कि मुझे बस एक रहने की घर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं मेरी पढ़ाई अच्छे से कर सकूं, मेरी फैमिली सेफली एक अच्छे से घर में रह सके। आज मैं कहीं पर भी रहने जाती हूँ, मैं रेंट का घर ढूंढती हूँ, मुझे रेंट के घर में नहीं रहने मिलता है। लोग क्या बोलते हैं मालूम है, आप हमें हमारी मर्जी से भाड़ा दो तो हम आपको रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। हमें उनकी मर्जी से उनको भाड़ा भी देना पड़ता है, काफ़ी लोगों का अलग अलग चीज़ें सुननी पड़ती है। इस कारण से मैं उनके सामने एक घर मांग रही थी। मतलब लोगों को और आम जनता को बराबर याद है कि ये लड़की 26/11 वाली है, लेकिन प्रशासन भूल चुका है। भूल चुकी थी। मतलब आपको जिस प्रशासन ने वो घर दिया, फिर आपको वो घर लेने के लिए उसी से लड़ाई करनी पड़ी। कितने दुख की बात और है। वो पिटीशन काफ़ी टाइम तक लंबा चला। थैंक गॉड कि वो सक्सेस हो गया। मैं इंडियन गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद तो करना चाहती हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और मेरी कोर्ट की, कि उन्होंने मुझे एटलीस्ट लास्ट में हाँ तो किया और मुझे घर मिला गया। मेन अगर मेरी कुनिका मैडम नहीं होती, एडवोकेट कुनिका मैम, तो शायद मेरा ये केस नहीं मिलता और ना ही मुझे 26/11 के थ्रू मेरा घर भी मिलता मुझे। पर ऐसा लगा कि जितना जल्दी मुझे सामने से जो इन लोगों को देना चाहिए था वो नहीं मिली। मतलब मुझे लड़ना ही पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो ये बहुत कभी कभी हर्ट होती है। हाँ मुझे सम्मान मिला गया, ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर जगह से मुझे नेगेटिव लोग ही मिले। बहुत लोगों ने मेरा सम्मान किया, कई स्टेट में मेरा सम्मान हुआ, पर महाराष्ट्र में इतना नहीं हुआ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं चाहती थी। उस चीज़ के लिए मुझे मेरी गवर्नमेंट ने, ताकि और भी लोगों को मोटिवेशन मिले कि हाँ, अगर आप देश के लिए कुछ करते हो, देश आपको उस तरीके का सम्मान देता है। आप पैसे मत दो, आप चीज़ें मत दो आप, लेकिन कम से कम सम्मान तो दो, सम्मान सबसे बड़ी ताकि चीज़ लोग होती है। देखें तो उन्हें भी ऐसा लगे कि हाँ, आगे बढ़ के हमें भी कुछ करना चाहिए, देश के लिए बोलना चाहिए। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई सम्मान नहीं मिला नहीं मिला गया इतने सालों में आज तक? अब तक नहीं, अब तक वो सम्मान मुझे नहीं मिला गया है और भगवान जाने मुझे कब मिलेगा, या ये सरकार ही जाने मुझे कब वो देने वाली है। क्योंकि ये आपका अधिकार है, तो आपने कभी इसके लिए डिमांड नहीं की? आपको कभी लगता नहीं है कि किसी
चलो मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मैं मजबूरी में बोल देती हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को सम्मान दिया जाता है जो डिजर्व भी नहीं करते हैं। राइट, मैंने काफ़ी लोगों का ऐसा देखा है, सुना है, जिन लोगों ने तो कुछ नहीं किया रहता है उन लोगों को वहाँ बुलाकर इतने प्यार से सम्मान किया जाता है। हम जैसे लोगों की तो गिनती तक नहीं की जाती है, वो जानते तक नहीं है कि वो देविका कौन है, 26/11 वाली, जिसने किया ही क्या, उसको क्या किया, उसने लाइफ में कितनी फेस की। आज मैं ही, चलो मुझे ही छोड़ दो 26/11 की, इन लोगों को 26/11 वाले कितने लोग याद है? सिर्फ ताज वाले याद है या कोई और भी याद है? हर साल जब ये डेट आती ताज है में भी काफ़ी लोग मरे गए, काफ़ी लोग ये, आज इन लोगों को या हम लोगों को, जैसे CHT है, कामा हॉस्पिटल है, इन सभी लोगों को, कितने लोगों को याद किया जाता है? बिल्कुल 26/11 की डेट पे सिर्फ याद करते हैं, या कुछ टाइम इंटरव्यूज होती है तब याद होते देविका, हाँ देविका, या कुछ और लोग भी हो, बस उसके बाद किसी को याद नहीं, सब भूल जाते, सब अपने अपने घर पर है। जब आज देश में देविका के साथ इस तरह से हो रहा है कि उसे सच बोलने की इतनी भरपाई करनी पड़ रही है, आपको फैमिली में थ्रेट आया, आपने खुद इतना सफ़र किया, आपको गोली लग गई है और सच बोलने के लिए आपको इतनी सारी भरपाई करनी पड़ी है, जो चीज़ें आपको प्रशासन ने दी उसके लिए ही आपको प्रशासन से लड़ना पड़ा है, तो इस देश में फिर आगे आके सच बोलने की हिम्मत कभी कोई करेगा क्या? आपकी कहानी लोग सुनेंगे तो आपको क्या लगता है कि लोग सच बोलने की कोशिश करेंगे? लगता तो नहीं है कि लोग बोलेंगे, एंड बस मेरी एक ही अपील है बट हर किसी से, कि आपको सच बोलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, लोग आपका साथ दे या ना दे, ऊपर वाले पे भरोसा रखो और अपने माँ बाप पर रखिए। आप सच्चाई के रास्ते पे रहते हो ना, तो आपको काफ़ी तकलीफें आती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसका साथ चुनना है। जैसे मेरे पापा एक बात कहते हैं मुझे कि बेटा, आपकी ज़िंदगी में 99 लोग गलत मिलेंगे और एक इंसान आपका सही मिलेगा, तो डिपेंड अस कि आपको किसका साथ चुनना है। वो 99 के साथ जाके आपको बुरे बनने, तो आप भी बन सकते हो, शौक से बनो। अगर आपको एक अच्छे इंसान के साथ बन के अच्छा ही लानी है तो आप अच्छा ही लाओ। इन 15 सालों में कोई बड़ा नेता मेरे घर आया है क्या? कभी पूछा है देविका बेटा आप कैसे हो? लॉकडाउन में बस एक ही बार जिशान भाई हमारे साथ हमारे घर पर आए थे, उन्होंने मेरी हेल्प की। इन 15 सालों में एक पहला MLA था जो हमारे घर आया, उसके पहले कोई एक MLA या कोई कार्यकर्ता हमारे घर आके नहीं पूछा कि बेटा आप कैसे हो। लॉकडाउन में मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, हमारे घर में रेंट भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, उन्होंने आके मेरी हेल्प की। तो देविका, जब आप इतना सफ़र कर रही थी उन चीज़ों को पाने के लिए, आपको कोर्ट तक जाना पड़ा, उस टाइम पे कोई बड़ा न्यूज़ चैनल या कोई आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आया? काफ़ी न्यूज़ चैनल आए मेरे पास, इनफैक्ट मैंने मुंबई के ही नहीं, इंडिया के बाहर के भी लोगों को इंटरव्यूज़ दी हूँ, हर एक को इंटरव्यू, बड़े से लेके छोटे, हर इंटरव्यूज़ में दी हूँ। काफ़ी चैनल्स में मेरा चला है। लिटरली आप ही देख लीजिए, मोदी सरकार को तो सब पता चलता है, मोदी जी को, अरे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के अभियान चलाते हैं, तो मैं कौन हूँ? मैं बेटी नहीं हूँ क्या? मैं इस देश की बेटी नहीं हूँ तो कहाँ की हूँ? मेरी आवाज़ क्यों नहीं पहुँची? कि उनको 26/11 के बारे में पता नहीं है, उन्हें ये नहीं पता है कि देविका को गोली लगी है। कम उम्र की अगर पहली गवाह बनी हूँ ना मैं, तो आपको ये नहीं पता कि देविका कौन है, तो मेरी आवाज़ को अनसुना क्यों किया जाता है? मैंने ट्वीट भी किया, आज तक उन्हें वो नहीं पता। अच्छा, उनके ही नेताओं को मैं मिल चुकी हूँ, उन्होंने कभी नहीं कहा होगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैम। इस देश की आपको सारी खबर जाती है, बस मेरी खबर नहीं जाती मोदी सरकार के पास। उनकी आँख कान सब बंद हो जाती है। मैं मोदी सरकार के हर किसी के लिए बोलूँगी, सभी की जब मेरी न्यूज़ आती है ना, तो सब गायब हो जाते हैं मैम। तो देविका, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं? मैं एक सम्मान चाहती हूँ, जो मुझे सम्मान मिलना चाहिए था। मेरी हर बार की यही नाराज़गी है कि मुझे हर बार अपील क्यों करनी पड़ती है आप लोगों से? हर बार मुझे क्यों बोलना पड़ता है कि आप मेरे लिए ये करो, आप मेरे लिए ये करो? बिल्कुल। कोई और होता मेरे जगह, कोई बड़ा ही इंसान होता, आप उन्हें करने आ जाते ना, बिना बोले उनके लिए आप खड़े हो जाते। क्यों? हम जैसे लोगों के लिए क्यों नहीं होते हो? तो मेरी यही अपील है, अगर आप देख रहे हो, सुन रहे, शायद आपके इस प्लेटफॉर्म से मेरी बात उन तक पहुँचे, तो अगर वो सुन रहे तो मेरे लिए कुछ करिए। जबकि उनको सपोर्ट करना चाहिए कि देविका की तरह हिम्मत करके बाकी लोग भी आगे आएं, बोलें, क्योंकि अगर उन्हें प्रॉपर सम्मान दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग बोलने की हिम्मत करेंगे। इसलिए मैम आपने काफ़ी सुना होगा, पहले इनफैक्ट शायद अब भी होता होगा, कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाए ना तो कोई नहीं जाएगा किसी को बचाने। क्यों? पुलिस के मैटर में कौन जाए? डर लगता है हमें भाई इनके मैटर में जाने। अगर आप मेरे जैसे, जो मेरे साथ हो रहा है या किसी और के साथ भी ऐसी चीज़ें होती रहेगी, कोई कैसे खड़ा होगा, आगे आएगा देश के लिए? फिर कोई नहीं आ पाएगा। अगर आपके लिए ही गवर्नमेंट खड़ी नहीं हो रही है तो बाकी लोग सोचेंगे हमारे लिए क्या खड़ी होगी, कौन आएगी? तो ये चीज़ है, ये हमारे सरकार को सोचना चाहिए। बट मैं तो लोगों को कहते आई हूँ, अब भी कहूँगी, हर बार कहूँगी,
आप लड़ते रहिए देश के लिए, और हमारे हक के लिए तो हमें लड़ना चाहिए, चाहे कोई भी हो आगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं देविका ये बोलना चाहूँगी कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही क्यों, हमारे देश के लोगों को, हम आम जनता को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमें भी एक दूसरे के लिए आगे आना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। तो आई होप कि हमारी ये वीडियो गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं पहुँच जाए, गवर्नमेंट नहीं तो लोगों तक पहुँच जाए। और इस बार जो हमने देविका के लिए एक मुहिम चलाई है कि उसे राष्ट्रपति सम्मान चाहिए, जो वो डिज़र्व भी करती है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, जो भी आप कर सकते हैं अपने लेवल पे प्लीज़ वो करते रहिए, ताकि देविका और उसके जैसी बहुत सारी बेटियाँ हिम्मत करें, आगे आएँ और देश के लिए कुछ करें। जी मैम, मैं एक कहना चाहूँगी, मैं सिर्फ सरकार से नहीं, मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ जो बड़े लेवल पर है, वो भी सारी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं कि वो लोग क्यों कुछ नहीं करते हैं। मेरा ऐसा है कि आप बस इसलिए मत करो क्योंकि आपको उस चीज़ से सिर्फ फेम मिले, एक नाम मिले कि अरे हमने इसके लिए किया है तो हमारा नाम बड़ा होगा। आप इस चीज़ के लिए मत करो, आप जेन्युइनली उस चीज़ के लिए करो जो उस व्यक्ति को काम आए, वो व्यक्ति उस चीज़ का एहसान आपकी ज़िंदगी भर निभाए, वो बोले कि इस इंसान ने मेरे उस बुरे वक्त में काम आए जो कोई और नहीं आया, ताकि वो और जज्बे के साथ आगे और सारी चीज़ें कर पाए। आज जैसे मैं कहती हूँ लॉकडाउन में इतने सालों में कोई नहीं आया मेरे घर पे, पर एक इंसान आया। क्यों मैं उसे याद रखती हूँ उन सर को? क्योंकि वो मेरे बुरे वक्त में आए थे। काफ़ी लोग ने मुझे सपोर्ट भी किया, सम्मान किया, प्यार दिया। आज एक चीज़ है, अगर मुझे वो हिम्मत है ना, आज भी मैं एक हिम्मत के साथ लड़ने की जज्बा रखती हूँ ना, तो मैं उन लोगों के वजह से रखती हूँ। क्योंकि अगर मुझे ये प्यार, ये सम्मान नहीं मिलता ना, तो शायद मैं भी पूरी टूट गई होती। उन लोगों के आंखों में वो मेरे लिए प्यार देखती है, वो ये चाहते कि देविका कुछ बने और अपने देश के लिए करे, आतंकवाद खत्म करें। शायद उन्होंने वो चीज़ मुझ में देखी है। कभी कभी शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑफिसर नहीं बन पाऊंगी, सच कह रही हूँ मैं आपको, मुझे खुद को लगता है, मैं मेरे घर में बोलती हूँ कभी कभी शायद मैं ऑफिसर नहीं बन पाई तो नहीं बन पाई। ऐसा लगता है कि मैं इतनी इन लोगों की वजह से इतनी टूट चुकी हूँ, कई बार तोड़ते आए, तो मुझे भी ऐसा लगता है। पर मेरे पापा बोलते हैं नहीं बेटा तू बन पाएगी। फिर मुझे उन लोगों का चेहरा याद आता है जिन्होंने मुझे इतनी सम्मान दी है, प्यार दिए। वो लोग मुझे हमेशा कहते हैं देविका आप ऑफिसर बनो, हम आपके साथ है, बेटा आप बन के दिखाना, बेटा आप करके दिखाना। तब से मेरा यही है कि करूँगी, अगर ऑफिसर नहीं बन पाई तो कुछ ऐसा बनूंगी जो अपने देश के लिए करूँगी, चाहे किसी भी फील्ड में जाऊँ पर देश के लिए करूँगी। जो इन लोगों ने नहीं कर पाए ना, जिन लोगों के लिए, मैं उन लोगों के साथ खड़े रहूंगी। अगर एक देविका आईपीएस ऑफिसर नहीं बनी ना, तो 1000 देविका को मैं आईपीएस ऑफिसर बनाऊंगी। ये मेरा एक सपना है। बहुत खूब देविका, आप सिर्फ लाखों लोगों के लिए नहीं, करोड़ों लोगों के लिए मोटिवेशन बन सकती हैं। और जिस तरह से आपने यहाँ पे बोला है आज, जितनी बहादुरी के साथ और जितने स्ट्रॉन्ग होकर आपने अपना पॉइंट रखा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भविष्य में भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहेंगी और लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगी। जरूर मैम, थैंक यू। लास्टली देविका, आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगी? इन्हें तो मैं यही कहना चाहूँगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जो मैंने इन 15 सालों में तकलीफ देखा है ना, अगर मेरी जगह कोई और भी देविका हो, सो प्लीज़ उन्हें ये तकलीफ ना मिले, ना कभी वो देख पाए। मेरा जो हक है बस मुझे वो मिल जाए, और मेरी जो सपना है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ, तो मुझे आप उस चीज़ के लिए सपोर्ट करो। मुझे सम्मान मिलना चाहिए, जिसकी मैं हकदार हूँ तो मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और यही कहूँगी आपसे कि आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए और आतंकवाद पूरा ख़त्म हो। सबसे पहली बात तो मेरी यही रहती है कि जब आतंकवाद ख़त्म होगा तब हम सभी को सुकून मिलेगा, और हमारे देश में जो इतनी सारी हादसा होते रहती है वो बंद हो जाए। देविका, आपने बहुत बहादुरी से सब कुछ खुल के बोला भी और आपने किया भी जी। देश के लिए भी किया। मैं सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ कि हमारी बात उन लोगों तक पहुँच जाए जिन तक हम पहुँचाना चाहते हैं, ताकि अगली बार किसी देविका को इस तरह से परेशान ना होना पड़े। एक बार फिर से देविका, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देविका को सुनने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, हमारे देश में देविका जैसी बहादुर बेटियाँ हैं, वहीं एक तरफ थोड़ा दुख भी होता है कि देश उनको इतनी जल्दी भुला देता है। गवर्नमेंट ने, देश ने उनको इतनी जल्दी भुला दिया, मुझे इस बात का दुख है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि फिर भी आप हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपका ज़रूर आएगा। और वही 2 लाइनें कि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम जी।